कि इस सिनेमा में एक मैजिक है। वो मैजिक मैंने समझ लिया था, वो मैजिक मेरे समझ में आया था। तो जैसे एक साक्षात्कार होता है ना, तो उस किस्म का कुछ साक्षात्कार मेरे साथ हुआ था। ये मैं मेरे मुंह से बता रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप किसी फिल्म को बुरी कहते हैं, तो बेटा ये एक पॉसिबिलिटी है, फिल्म शायद और भी बुरी हुई, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी कि तुम्हारी समझ कम है। कि ये स्टार होते हैं ना, ये चमकते हैं, ये चमक खत्म हो जाती है। लेकिन जो एक्टर करता है, एक्टर, वो ध्यान में रहे, वो एक छोटा सा भी कुछ का जेस्चर पोस्चर का लोग याद करेंगे। इंग्रेड इज लाइक दैट। वी ऑल रिस्पेक्ट गांधी जी। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि सिनेमा इज़ अ बैड थिंग, सिनेमा बुरी चीज़ है, वो बच्चों को बिगाड़ देती है, समाज को बिगाड़ती है। गांधी जी ने बोला था। 800 वर्ड का लिखते हैं एक रिव्यू एक फिल्म का, तो 700 वर्ड तो पूरी कहानी बता देते, और बचते 100। उसमें फिर डायरेक्टर ऐसा है, फिर एक्टर ऐसा है, म्यूजिक ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, खत्म। 800 वर्ड खत्म हो गए। इसको रिव्यू नहीं बोलते हैं। 16th-17th सेंचुरी में मैजिक लैंटर्न का शो होता था। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिनेमा। किसी को मालूम नहीं था कि सिनेमा नाम की चीज़ की ये शुरुआत है। तो किसी के दिमाग में कुछ आ गया उस 16th सेंचुरी में, तो उसने क्या किया, उसमें पिक्चर ड्रॉ की वो हर कांच में, और वो एक एक घुमाते गया। तो लाइट था अंदर, तो सामने की दीवार पे एक एक इमेज आ गई। उसका जो प्रोजेक्शन दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्टेड इमेज मैन सो। दैट वाज द बिगिनिंग। दैट वाज इन 16th सेंचुरी। जब यहाँ शिवाजी हम लोग कर रहे थे, यूरोप में ये हो रहा था। नमस्कार। आज के हमारे बड़े आम हैं अशोक राणे। अशोक जी हमारे सीनियर मित्र भी हैं, लेकिन सिनेमा जगत के एनसाइक्लोपीडिया हैं। मैं एनसाइक्लोपीडिया ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई लोग सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन अशोक जी जैसे कई लोग हैं जो सिनेमा के अभ्यासक हैं। सिनेमा का रसग्रहण कैसे करें ये सिखाते हैं। इस पर इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। जागतिक सिनेमा और हमारे देश के सिनेमा को दर्शकों से परिचित कराते हैं और सिनेमा देखने के अलग नज़रिए से भी परिचित कराते हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि जागतिक सिनेमा या मूल सिनेमा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, से लेकर के आज सिनेमा कहाँ पहुँचा है। चलिए। अशोक जी, आज बड़ा आनंद हो रहा है कि आप हमारे बड़े आम में आए हैं। हम एक दूसरे को तो बहुत साल से जानते हैं, आपने काम देखा है, आपका सारी किताबें और आपके सारे रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा खुल के बातें करें कि आपकी लाइफ सिनेमा, और आप मतलब लिखते भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और आपने इतना अनुभव किया है, तो एक थोड़ा अनुभव हम दर्शकों को देना चाहते हैं आपका। तो शुरू यहाँ से करेंगे। ये मेरा अपना एक सवाल है, क्यूरियोसिटी है कि आप इतने पैशनेट हैं सिनेमा के बारे में, आप इतना मतलब लिखते हैं, देखा है, शेयर किया है सिनेमा। अगर सिनेमा नहीं होता तो आप क्या करते हैं? मुश्किल होता। मतलब सही मुश्किल होता, लेकिन क्या है कि अभी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरी किताब पढ़ते हैं, बोलते हैं कि आपकी किताब पढ़ी, आपका जो बचपन से आपका जो सिनेमा का जो आपका नाता जुड़ा है सिनेमा से। तो मैंने बचपन में बहुत फिल्में देखी, स्कूल डूबा के देखी, पैसे चुरा के देखी, ये सब हमने भी किए। लेकिन अब आप हमारे से आगे चले गए। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक बार एयरपोर्ट में जा रहा था, मॉस्को जा रहा था, तो इमिग्रेशन में गया, पासपोर्ट दिया, और मुझे पुलिस लोगों से बहुत डर लगता है। पुलिस वगैरह लोगों से वैसे भी डरता हूँ, अभी भी डरता हूँ, क्योंकि वो मालूम नहीं क्या हमको चोर पकड़ेंगे, चोर समझे, मुझे पहले से डर लगता है। तो वो पासपोर्ट देख रहे थे, वो दे नहीं रहे मुझे, तो खाली देखते हैं, पूछते हैं कि भाई कहाँ जाना है, क्यों पूछते हैं, तो वो पूछ भी नहीं रहे, कुछ भी करने, पासपोर्ट यहाँ वहाँ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं, और टाइम जा रहा है, लोग पीछे खड़े हैं, मैं भी परेशान था। तो फाइनली कुछ ऐसे लंबा समय लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने बोला कि सर, मैंने लंबा समय इसके लिए लिया कि मैं चेक कर रहा था कि मैं उसी अशोक राणे का पासपोर्ट देख रहा हूँ जिनके सारे आर्टिकल मैं बचपन से पढ़ता आया, जिन्होंने मुझे सिनेमा देखने को सिखाया, वही अशोक राणे मेरे सामने हैं क्या।
तो मैं चेक कर रहा था। क्या बात। और मुझे अभी ये हो रहा है कि खड़ा होकर मैं आपको एक तो खड़ा होकर नमस्कार करूं या तो पैर छू लूं आपके, मेरे सामने वो साक्षात अशोक राणे आए। तो ये बात हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात बोला ना कि वो बोला कि बचपन से मैं भी सर आपकी तरह सिनेमा देखता था, पैसे चुराए, स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में डांडी लगाई, कुछ कुछ करके बहुत कुछ किया, बहुत आपकी तरह, लेकिन बाद में एक बार वो फिर नौकरी विक्री शुरू हो गई, फिर ये, लेकिन आपका तो उसके बाद भी चलता रहा। तो ये हम जैसों में और आप में फ़र्क है, तो इसका राज क्या है? तो मैंने बोला इसका राज एक हो सकता है, मैं मेरा बड़प्पन लगेगा आपको, मैं मेरे मुंह से बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मैं आप जैसे लोग सिनेमा देख रहे थे, अभी आपको जो लग रहा है कि यार मैंने आगे कुछ नहीं किया, हम वहीं पे रुक गए और अशोक राणे आगे चले गए, तो मुझे आप लोग के बारे में बहुत बुरा लगता है कि आप आगे नहीं चला पाए, आपका जो रिश्ता था सिनेमा से, लेकिन मैंने आगे चलाया। तो बचपन में जब फिल्म देख रहा था ना, आप सब देख रहे थे, तो मेरे में क्या था कि उस सिनेमा में मैजिक है, मैजिक मुझे पता चल गया। तो मैं दिलीप कुमार का फ़ैन, सब तो दिलीप कुमार चाहते थे, वहीदा रहमान हमको अच्छी लगती थी, सब सारे एक्टर अच्छे लगते थे, डायरेक्टर नहीं, स्कूल के ज़माने में डायरेक्टर नहीं समझ में आते थे, लेकिन एक्टर अच्छे लगते थे, गाने अच्छे लगते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, ये सब था। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक चीज़ से बड़ा ये था कि इस सिनेमा में एक मैजिक है, मैजिक मैंने समझ लिया था, वो मैजिक मेरे समझ में आया था। तो जैसे एक साक्षात्कार होता है ना, तो उस किस्म का कुछ साक्षात्कार मेरे साथ हुआ था, ये मैं मेरे मुंह से बता रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, इसीलिए ये आगे चलता गया। तो ये शायद अगर जैसे आपने पूछा कि सिनेमा नहीं होता तो क्या होता, तो वैसे साहित्य का भी मैजिक मुझे पता चला था, नाटक का मैजिक मैं नाटक बचपन से बहुत देखता था। मैं बचपन में बहुत डरने वाला लड़का था कि अगर हमारे जो घर में बैठे शाम को घर में और मुझे पानी पीना है, तो मैं अंदर के रूम में अकेला पानी पीने दिन में भी नहीं जाता था। बड़ी बहन को, किसी को माँ बोलता मुझे पानी, मैं दूसरे में डरता था, इतना डरा हूँ। लेकिन जब हमारे वो चाल में एक तेलुगु आदमी थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा थिएटर का आदमी था, उनसे मैंने थिएटर सीखा उस समय। खाली थिएटर नहीं, ये कला क्या होती है वो सीखा मैंने, वो कला का मैजिक मुझे वहीं से पता चला। तो वो नाटक करते थे तेलुगु में और पूरी रात नाटक चलता था। और हमारा वो जो मैं पहले माले पे रहता था, तो वो जो स्टेयरकेस होती थी, तो उस स्टेयरकेस में दिन में भी जाने को डरता था, रात की तो बात ही नहीं, अकेला जा भी नहीं, शाम को भी जा नहीं सकता था एक माला आने के लिए। तो वो स्टेयरकेस के कोने में बैठ के मुझे वो नाटक देखना पड़ता था, स्टूल लेकर बैठता था मैं अकेला, और वहाँ से, और घर के कोई लोग नहीं होते थे, वो तेलुगु कोई समझते नहीं, उनको नाटक में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो फिर तेलुगु में। तो मैं वो पूरा नाटक पूरी रात भर देखता था, और उसी स्टेयरकेस पे भूत होता है ये मुझे पता था, वो भूत को मैं डरता था, लेकिन जब मैं नाटक देखता था वो भूत का मुझे डर नहीं लगता था। तो मैं ये कहता आया कि नाटक हो या सिनेमा, यहाँ तक कि साहित्य और फिर आगे जाके सारी कलाएं, जब मैं उनके गोद में रहता हूँ ना, तो जैसे मैं माँ के गोद में बैठा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। वाह। तो इस किस्म का ये सारा रिश्ता था। तो अगर सिनेमा नहीं होता तो नाटक और साहित्य के साथ भी मेरा गुजारा हो सकता था जी। लेकिन जो सिनेमा ने एक बात बताई ना, ये छोटे पर्दे, नाटक क्या, देखिए आप नाटक भी 2 घंटे में देखते हैं, 3 घंटे में देखते हैं, नाटक में भी उसका एक मैजिक है, उसके बारे में बता सकता हूँ, नाटक का भी मैजिक है। लेकिन अगर किताब पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते तो 300, 400, 500 पन्ने की होती है, और ये 2 घंटे में वो जो बंदा होता है डायरेक्टर, वो ये दुनिया खड़ी करता है। और दुनिया कैसे खड़ी करता है कि जैसे मैं आगे जाके बताऊँगा कि जैसे इटालियन न्यूरलिज्म आया 40s में, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आई, तो वो इटालियन न्यूरलिज्म आया, तो वो पूरे हमारे घर घर में, गांव में गया, और जैसा कुछ था वो वास्तववाद उन्होंने दिखाया। रॉबर्टो रोज़ेलिनी वगैरह ये लोग थे, सिखाते, उन्होंने उसके आगे की जो जनरेशन आई, वो मनुष्य के मन के अंदर गई, उसके मन के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाने की कोशिश की। जैसे ला एवेंचुरा नाम की फिल्म है कि बोर्डम क्या होता है, बोर्डम इज द स्टोरी, बोर्डम इज द प्रोटैगनिस्ट, इस किस्म की। तो ये जो मैजिक होता है ना सिनेमा में, ये मैं देख नहीं पाता, अगर सिनेमा नहीं होता तो ये नहीं देखने को मिलता। नाटक में मिलता है, सिनेमा और लेकिन फिल्म जिस तरह से ये सारी चीज़ें दिखाता है ना, वो देखने को नहीं मिलता। जैसे स्पर्श की बात मैंने की थी, हाँ। तो स्पर्श जो सिनेमा है वो सही परांजपे की फिल्म है, तो वो अंधे किरदार है, सारे अंधों की कहानी है वो, तो उनको अंधों को तो दिखता ही नहीं है। अगर उनको दिखता नहीं तो हम क्या देखेंगे,
खाली वो अंधे व्यक्ति को देखेंगे तो वो सिनेमा नहीं है। तो वो कैसे देखते हैं? उनका दुनिया से उनका रिश्ता कैसे होता है? हाँ। तो नाता कैसे होता है? वो नाता होता है सुनने का। करेक्ट। तो उसमें आपने देखा होगा तो नसीरुद्दीन शाह जो प्रिंसिपल का काम करते, तो अपने केबिन में बैठे, तो हम लोग, अगर मैं ऐसे केबिन में बैठा हूँ, कोई भी जो भी हूँ मैं बैठा हूँ, तो मेरे सामने आके आदमी बैठे, मैं उसके सामने ऐसे बात करूँगा। तो जब भी कोई आता है तो नसीर ऐसे टेढ़ा कर देते कुर्सी और कान से देखते हो, सुनते हैं। क्योंकि सुनने से देखते हो। जी। तो वो जो फिल्म है वो साउंड से शुरू होती है। अभी ये जो कुछ होता है ना, ये सिनेमा का मैजिक होता है। तो ये नहीं मिल रहा देखने को। तो जितना तक मैं जानता हूँ आपने बहुत सारा पढ़ा है शुरू से ही, जैसे आपने मराठी के बहुत सारे लेखक पढ़े हैं, आपको पढ़ने का भी बहुत बड़ा शौक रहा है। उसके बाद नाटक भी आपने कहा आपने देखा हुआ है। तो ये सारा ट्रांजिशन, मतलब लिटरेचर पढ़ने से फिर नाटक देखने से वो सिनेमा का ट्रांजिशन कैसा हुआ, और आप बाद में फिर सिनेमा में बहुत ज़्यादा फोकस हो गए या सिनेमा आपका लाइफ बन गया, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? नहीं, आपने सही कहा। ये तीनों चीज़ों में बचपन से लगाव था। हाँ। स्कूल से मैं बहुत पढ़ता था, बहुत नाटक देखता, जहाँ भी मिले नाटक। और नाटक में और एक चीज़ देखता था, जब हमारे पिताजी मुंबई से, हम लोग गुजरात में रहते थे नवसारी में, तो मेरे पिताजी उनके एक दोस्त हैं, तो मुंबई से मराठी नाटक लेके आते थे हम लोग के लिए। तो वो नाटक तो मुझे देखना होता था, लेकिन मेरे पिताजी क्या थे कि वो कंपनी को लाते थे, तो वो पहले जाते थे नाटक शुरू होने के पहले, वे उनकी सब व्यवस्था हुई नहीं हुई देखने के लिए जाते थे। तो मैं छोटा था, तो मैं पिताजी के साथ, तो बोले नाटक को टाइम है तो माँ के साथ आ जाओ ना, नाटक के टाइम मैं पहले जाता था। तो क्या जाता हो तो ग्रीन रूम में जाते हैं, तो वहाँ सारी तैयारी हो गई, वो नट मेकअप, एक्टर मेकअप कर रहे हैं, कोई कॉस्ट्यूम कर रहा है, तो वो सब मेरे सामने कोई कुछ बन जाता है। वो देखना, एक आदमी, सादा सा आदमी बैठा है, वो कुछ कॉस्ट्यूम में उसका शिवाजी बन जाता है, और जो अफजल खान बन जाता है। तो ये मैजिक था, नाटक का मैजिक ये है। वो तो मुझे ये अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो शायद वही है जो आपका। मैंने अभी मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हुई, फिल्म बन नहीं रही, लेकिन ठीक है, उसमें आपने क्यूरियोसिटी की बात की, तो उसमें मैंने लिखा है कि वो जो दादा हैं वो कोकण से अमेरिका जाते हैं अपने बेटे के यहाँ। तो बेटे का जो बेटा है, ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका। तो उसके साथ तो बात कर रहे, पूरा उसका कहानी नहीं बताता हूँ, वो अपने ग्रैंडफादर और दादा और का नातूला पोता दादा और पोते का सीन है। तो वो बोलते क्या बोलते कि वो दादा बोलते कि बेटा मैं आज तक 7 बार अमेरिका आया हूँ, आई एम 75, 7 बार अमेरिका आया हूँ, तुम्हारे पिताजी ने पूरा अमेरिका मुझे दिखाया, तो आज 8वें बार में क्यों आया? एट द एज ऑफ 75 में क्यों आया? सिर्फ आपको मिलने के लिए? आप तो आते मिलता था वहाँ में, घर में मुंबई में मिल सकता था, यहाँ क्यों आया? तो इस वक्त मैं आया हूँ ना बेटा, कि तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारी अमेरिका देखने के लिए आया हूँ। तो वो एकदम इम्प्रेस होता है, तो दादा ये आपने आया कहाँ से, ये कैसे बोल दिया आपने? तो वो लाइन मैंने वहाँ लिखे, मैंने डायलॉग लिखा है कि बेटा ज़िंदगी भर मैंने एक चीज़ को बचपन से संभाल के रखा, जो दुनिया के बारे में जो क्यूरियोसिटी है उसको मैंने संभाल के रखा। जिस दिन मेरे में से क्यूरियोसिटी जाएगी ना, आई एम अ डेड पर्सन। ये मैंने खुद के अनुभव से लिया। क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड मी, एवरीथिंग अराउंड। मैं रास्ते से कोई बस में, ट्रेन में, कहीं भी लोग मिलते बात करते ना, तो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करते ना करते मैं उनको सुनता हूँ कि आदमी कैसे सोचता है, ये कुछ जो भी अपने दोस्त से कुछ भी शेयर कर रहा है, इसकी सोच क्या है, इसके दिमाग में आया कैसे, ये प्रॉब्लम को किस तरह से देखता है। बहुत सीखने को मिलता है। जितना हम जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम किताब पढ़ते हैं, एक आदमी एक किताब होती है। नहीं, आई थिंक इसी की वजह से आप इतनी सारी किताबें लिख सकें, और वो किताबों में पढ़ने से पता चलता है कि आपकी क्यूरियोसिटी अलग अलग लाइफ के अलग अलग हिस्सों में कैसी है। तो हम फिर उसी पे आते हैं कि आप सिनेमा पे कैसे आए, मतलब ये सब करते हुए सिनेमा पे कैसे आए, और सिनेमा आपका लाइफ कैसे? मैंने बचपन में लगा कि अभी आज मैंने जो सिनेमा, मेरा जो नाम बना है ना, अभी आप पीछे जाके देखेंगे, जब मैं बचपन में हम लोग फिल्म देखते आते थे, दूसरे मैंने कल यार फिल्म देखी, फिर मेरा दोस्त मैंने एक फिल्म देखी, तो वो फिल्म की कहानी बताते, हम लोग फिल्म की कहानी बताते। तो मेरे दोस्त जब बताते थे तो अरे वो दिलीप कुमार आता है ना, तो वहाँ वहीदा रहमान खड़ी रहती है, फिर मीना कुमारी दोनों को देखती है, तो एक्टर लोग के नाम लेके कहानी बताते थे। जब मैं कहानी बताता था तो क्या था कि वो राधा खड़ी होती है, वहाँ से शेखर आता है, और राधा और शेखर बात करते तो वहाँ से सरिता उनको देख लेती है।
हाँ तो मैं वहीदा रहमान ना बोलता हूँ, मीना कुमार, मैं कैरेक्टर के नाम लेता था। ये कुछ अलगपन था। हाँ, ये कुछ कैसे आया मुझे मालूम नहीं, अपने ये आप से वो अपने था। आप से था। हाँ। तो ये इसका मतलब ये है कि मेरा फिल्म के साथ जो रिश्ता था वो किस अलग किस्म का रास्ता था, अप्रोच कुछ अलग था। मैं कुछ कहानी कैरेक्टर के बारे में जानना है। मैं मुझे एक्टर में कोई एक्टर ग्रेट है, मैं भी दिलीप कुमार को बहुत चाहता हूँ, वेदा जी को बहुत चाहता हूँ, ये बहुत बड़े बड़े बलराज साहनी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर है, लेकिन मैं उनको कैरेक्टर के तौर पे देखता था। तो वो कैरेक्टर है तो उसकी कहानी है। वो कोई मोहन है तो वो मोहन कौन है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसके भाई बहन से उसका रिश्ता क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, ये सारे सवाल मन में उठते थे। इससे मैं ज़्यादा जानता था। तो ये सब बचपन में था। बाद में फिर नाटक में भी था, साहित्य में था। फिर जैसे बड़ा हुआ मैं बराबर 18 साल की उम्र में मुंबई में बहुत बड़ी घटना हुई थिएटर में। वो मेरे लिए अच्छा लगता है कि मेरे लिए हुई। वो क्या था कि विजयाबाई की रंगायन थी, और रंगायन का इरा ख़त्म हो गया था। विजया मेहता जी। विजय मेहता कि उनका जो रंगायन था, रंगायन का इरा ख़त्म हो गया, और उनमें से बाहर निकल के अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे, अरुण काकड़े, तेंदुलकर साहब, इन्होंने आविष्कार की स्थापना की। और मुंबई का जो दादर में छबीलदास स्कूल है, वहाँ पे वो आविष्कार, तो वो मोमेंट, अभी मैं वहाँ दाखिल हो गया। हाँ। तो अभी ये था कि मैं नाटक देख रहा था, लेकिन छबीलदास में जैसे मैं गया वो नाटक देखने लगा, तो मुझे लगा कि मैं नाट्य स्कूल में आ गया, हाँ। थिएटर के स्कूल में आया हूँ। और वहाँ नाटक नहीं रहा, मेरे बाकी के दोस्त वही नाटक थे, अरे क्या है नाटक, क्या बराबर नहीं रहे, हे बराबर नहीं रहे। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बोलने की मैं समझता था मेरी उम्र नहीं है। हाँ। अभी तो मुझे देखना है, अभी मैंने देखा नहीं, नाटक समझाने में कैसे बोलूँ ये नाटक गलत कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, हाँ। कैसे बोल। मुझे देखने दो। मैं यहाँ तक कि मेरे को, मैं कहीं मजाक बोलता हूँ, कहीं कुछ ऐसे दोस्त हैं, हमारी उम्र 18-19 थी, यार अशोक मला वाटतं आयन स्कूलला नाटक कळलं नाही, आयन स्कूलला नाटक कळलं नाही, तुम्हारी उम्र 18-19, आयन स्कूल को नाटक नहीं समझा, प्रॉब्लम तुम्हारी है बेटा, आयन स्कूल की नहीं है। हाँ। तो ये मेरा ना एक किस्म का डायलॉग रहा। मैं अभी फिल्मों में जब फिल्म सिखाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि जब आप किसी फिल्म को बुरी कहते हैं, हाँ। तो बेटा ये एक पॉसिबिलिटी है, फिल्म शायद और भी बुरी हुई, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी कि तुम्हारी समझ कम है। ये मैंने वहाँ से सीखा। तो वो नाटक देखते देखते वहाँ मेरा एक, मैं बोलूँ ना कि एक, मैं जैसे कि स्कूल अटेंड कर रहा था, कला नाटक से नाटक में। वहाँ तो आपको शायद मालूम होगा, वहाँ तो चित्रकला का कुछ होता था, संगीत के बारे में, तो ये सारी कला को लेके बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ होते थे, वो सब हम देखते थे। और वहाँ ये भी देखते थे कि अमरीश पुरी आते हैं, शशि कपूर आते हैं, वो हमारे साथ ऊपर चल के आते हैं, वो बैठ जाते ज़मीन पर। कोई ये शशि कपूर कोई नहीं करता था, क्योंकि शशि कपूर वहाँ रंगकर्मी थे, हम भी रंगकर्मी थे, हम नाटक देखने आते थे, हमारे नाटक बड़ा था, प्ले इज़ द थिंग। करेक्ट। तो वो सब करते करते 23 साल की उम्र में मैं था, और मुझे फिल्म तो देखता था, अलग अलग किस्म की फिल्में देखता था। और अभी तक कुछ फिल्म सोसाइटी को मालूम नहीं था, लेकिन कुछ जैसे उसको आर्ट फिल्म बोला जाता है, ऐसी कुछ फिल्में मैंने संस्कार देखी थी, ऐसी सारी फिल्में देखी थी। तो वो फिल्म सोसाइटी मुझे पता चला कि प्रभात चित्रमंडल नाम की फिल्म सोसाइटी है। तो वहाँ मुझे पता चला कि तो जैसे जिस दिन शाम को 5 बजे मुझे पता चला किसी से, वो हमारे जो दोस्त थे दिनकर गांगल, जो महाराज टाइम के सप्लीमेंट के एडिटर थे, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। तो उनसे मैं बात कर रहा था, ये तो प्रभात का, मैंने लगा प्रभात क्या है, तो प्रभात विशांतरण का मुझे मालूम, ये प्रभात क्या है, मेरी उम्र 23 साल की है, तो तुमको प्रभात मालूम नहीं, प्रभात चित्रमंडल नाम की एक फिल्म सोसाइटी है, वहाँ दुनिया भर की फिल्में देखने मिलती। मतलब कहाँ इसका कैसे क्या करे, तो उन्होंने बता दिया। मैं वहीं से निकला, दादर में मुंबई मराठी में गया, प्रभात के ऑफिस में गया, मैंने मेंबरशिप ले ली। उसी दिन से 2 घंटे में मेंबर बन गया, और नेक्स्ट डे पहली फिल्म थी प्रॉमिस लैंड, आंद्रे वायदा की। ओ तो अभी ढंग से कुछ खाया नहीं है, कुछ देखा नहीं है, और सामने आंद्रे वायदा, मालूम नहीं आंद्रे वायदा कुछ मालूम नहीं, नाम में मालूम नहीं, पहली बार आंद्रे वायदा, वो टाइम में हम लोग वायदा बोलते थे, तो बाद में वायदा बाद में बोला। तो ये पोलैंड का बहुत बड़ा ऋषि तुल्य डायरेक्टर है, ये भी कुछ पता नहीं, लेकिन जो फिल्म देखी उसने हिला दिया, यार फिल्म ऐसी भी होती है, ये ऐसी भी कुछ फिल्म होती है कि जो समझ में भी नहीं आती, लेकिन पूरी देख सकता हूँ मैं, समझ में नहीं है कि उसका जो पॉलिटिकल कंटेंट था, जो कम्युनिज्म को लेकर, कम्युनिज्म कैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम था। और जो प्रॉमिस लैंड है, ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है, ये भी मुझे उस दिन मालूम नहीं था। बाद में मैंने ढूंढ निकाला ये प्रॉमिस लैंड टाइटल क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मुझे ये था कि कोई भी नया शब्द मैंने सुन लिया, कोई नई संकल्पना मैं सुन ली, तो मैं जाके पहले उसको ढूंढता हूँ, इसका मतलब क्या है। आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे समझ नहीं, वो संदर्भ समझ में आया,
लेकिन नहीं, ये इसको पूरा समझना चाहिए। इसलिए मेरे घर में जितनी किताबें उतनी सारी, मेरे पास बहुत सारी डिक्शनरी है, बंगाल की भी, बंगाली मराठी की भी, इंग्लिश बंगाली इंग्लिश और इंग्लिश की तो बहुत। तो मैं डिक्शनरी में जाके रेफर करता हूँ हर चीज़, या किसी को पूछ लेता हूँ कि बड़े आदमी को पूछ दे ये इसका मतलब क्या होता है। तो ये था। तो फिर वो जो प्रभात में आया तो बोलते ना कि देन नो लुकिंग बैक, वो पहली फिल्म में जो पकड़ा मुझे तो मैं वहीं बैठ गया। फिर नाटक पीछे रहा, सिनेमा फ्रंट में आया। तो तब से लेकर फिर मैंने बोला कि अली बाबा की गुहा मेरे लिए खुल गई। और वहाँ आते आते जैसे मैंने फिल्म देखना शुरू की इमीडिएट, फिर हर महीने में 2-4 फिल्में होती थी, वो देखा। फिर वहाँ दोस्त मिल गए, अरे यार और भी फिल्म सोसाइटी होती है, फिर यूसिस होता है, ब्रिटिश काउंसिल होता है, अलायंस फ्रांस होता है, मैक्समिलर होता है, वहाँ भी फिल्में दिखाते हैं। फिर हमने वो सिलसिला शुरू कर दिया। फिर पता चला कि यार ये हम तो उस समय मराठी में एक रसरंग बिसरंग कुछ मराठी मैगजीन होते थे। मैं मराठी पढ़ता था, लेकिन आपको मालूम है मराठी पढ़ता तो था बहुत कुछ, लेकिन फिल्म का कुछ नहीं पढ़ता था। जो फिल्म का मैंने या मराठी पेपर में या मराठी कोई मैगजीन है ना, ये नहीं, ये सिनेमा का साहित्य नहीं है। हाँ। ये सिनेमा का साहित्य नहीं, लेकिन क्या होता है मुझे मालूम, लेकिन ये नहीं। ये मुझे सिनेमा, ये गॉसिप करते कुछ, और ये जो कुछ बताते हैं रिव्यू वगैरह, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे समझ में आ रहा था। ये जो लिखते हैं ये इनको समझ में नहीं, कुछ भी जो रिव्यू लिखना लिख देते हैं। वो समझते, बहुत समझते हैं, कुछ नहीं, वो कहानियाँ लिखते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ये रिव्यू नहीं, ये समीक्षा नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा है कि सिनेमा की भी एक लिटरेसी होती है कि आप जैसे उसको देखते जाते हो, उसको आकलन करते जाते हो, तो आपकी लिटरेसी बढ़ती है, आपका दृष्टिकोण बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। तो ये शायद उस वक्त न रहा, और उसके इर्द गिर्द बहुत लिखते होंगे, लेकिन सिनेमा को समझते नहीं होंगे। लेकिन ये कैसे हुआ, जैसे मैंने जैसे बोला कि जैसे मैं आविष्कार की जो चळवळ जो मूवमेंट थी, आविष्कार मूवमेंट, वहाँ तो वो मेरा एक स्कूल था 5 साल तक, 18 से 23 वो स्कूल था। अभी मैं और एक स्कूल में दाखिल हो गया, वो सिनेमा का स्कूल था। तो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट को मैं आगे जाके बोलने लगा कि फिल्म सोसाइटी मूवमेंट इज़ माई यूनिवर्सिटी, और प्रभात चित्रमंडल ये यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। तो वहाँ मैंने सीखा, जो अभी आपने बात कही कि ये, तो वहाँ जाके क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म फेयर पढ़ते थे, कुछ फिल्म का स्क्रीन पढ़ते थे। तो मेरा एक दोस्त मजाक करता था, मेरे घर में स्क्रीन होता था, वो बुधवार को आता था, जैसे रोज़ के पेपर आते तो स्क्रीन भी आता था, तो फिल्म फेयर भी होता था। कुछ नहीं तो पढ़ लेते थे, बुरा कहने के लिए भी पढ़ना चाहिए, तो पढ़ते थे। तो मेरा एक दोस्त आता था, बोलता कि अशोक के घर में गया ना तो कैसे लगता है कि हम सलून में जाकर बैठे, कि तभी उस ज़माने में सलून में स्क्रीन होता था, हर सलून में स्क्रीन होता था, तो फिल्म का मैगजीन होता था, तो लोग पढ़ते, पेपर की तरह होता था, तो लगता है ठीक है। तो जैसे ये फिल्म सोसाइटी में आया, फिर मुझे जैसे बाकी फिल्म फोरम पता चला। फिल्म फोरम में के अब्बास साहब थे, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने शुरू की थी। अभी ख्वाजा अहमद अब्बास, अरे बाप रे, वो फिल्म के बारे में फिर उनका एक डीप क्लोजअप नाम का वो मैगजीन निकालते थे, तो वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके पुराने इश्यूज़ मैंने निकाले। फिर मैंने तो इतना, संदीप, इतना कुछ ढूंढा, जहाँ जहाँ सीरियस राइटिंग ऑन सिनेमा है, वो चाहे मराठी में हो, मराठी में कम था, लेकिन इंग्लिश में था, हिंदी में भी था, वो ढूंढ के पढ़ लिया। तो उससे एक दृष्टि आई। तो फिर क्या हुआ कि प्रभात चित्रमंडल जो हमारा था, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो वसंत साठे करके थे, जो बॉम्बे पब्लिसिटी चलाते थे, और राज कपूर साहब के दोस्त थे, और के अब्बास साहब के दोस्त थे। वो दोनों ने मिलके आवारा, श्री 420 फिल्में लिखी थी। तो साठे साहब से अब्बास साहब की बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। मैं अब्बास साहब को कोई मिला नहीं, लेकिन थ्रू साठे साहब मैंने अब्बास साहब को मैंने मिल लिया। तो उनकी एक कहानी बड़ी रोचक थी और मुझे दिशा देने वाली थी। वो जैसे प्रभात में कुछ दिनों की बात में ये हुआ था। तो क्या हुआ था कि 1935 जब ये देवदास वगैरह चल रहा था, तो देवदास का ज़माना, पूरा देश देवदास का पागल था, पूरा देश, सब दिलीप कुमार वाली देवदास। हाँ, जो केएल सहगल, तो वो सब यंग जनरेशन थे ना। तो वो उस ज़माने में क्या था कि खुलेआम तुम प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, ना जता सकते ना लड़की को बता सकते। तो उस ज़माने एक किस्म का एक स्टाइल बन गया था वो देवदास का, कि मुझे इसके लिए किसी लड़की के प्यार में पड़ना है कि वो कहीं जल्दी से जल्दी वो शादी कर ले, और मैं शराब पी के मैं मेरी दुख भरी कहानी लेके बैठ जाऊँ शराब। देवदास ने ये किया था। तो उसका एक ऑब्सेशन यंग जनरेशन में था उस ज़माने के 1935 में। तो वो सारी बातें थी। तो उस किस्म का लोग लिखते थे, और ये अब्बास साहब उल्टा लिखते थे।
तो वो लिखते थे कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अभी कल परसों मैंने आमिर खान का एक वीडियो देखा, उनके वो जो जय सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, तो उसमें दीपिका थी, ये अपनी परिणीता थी, और ये क्वीन वाली लड़की कौन अपनी, ये अपनी क्या कहते हैं, हाँ, तो वो तीनों थी। तो उसमें बात करते आमिर ने एक बात की परसों कि, और सामने सब यंग बच्चे बैठे इनके तरह, तो वो आमिर ने बोला कि जब हम फिल्म करते थे, वो लड़की को, उनको दीपिका को पूछा कि जब फिल्म में वो हीरो आता है, वो तुमको छेड़छाड़ करता है और फिर तुम लड़ती हो, बाद में तुम्हारा प्यार मौत, ये सब तुम करती हो फिल्मों में, रियल लाइफ में तुमसे अगर कोई करेगा छेड़छाड़ तो अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्यों करते हैं? तो फिल्म की कहानी डायरेक्टर करना। तो फिर आमिर बोला मैंने भी किया, मैंने भी लड़कियों की छेड़छाड़ फिल्मों में, लेकिन अभी जाके पता चलता है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की से मुझे प्यार है तो ठीक से बात करनी चाहिए, ठीक से बात आना चाहिए। हम वो हीरो जिस तरह से फिल्म उस तरह से करते हैं, फूल फेंकते हैं, ये करते हैं छेड़छाड़, ये गलत है, लेकिन मैंने भी किया, करना पड़ा। तो ये गलत था, वो अब्बास साहब उस वक्त लिखते थे। तो उन्होंने और एक बात की, वो मेरे लिए और एक आई ओपनर थी कि फिल्म कैसे देखनी चाहिए। तो साठे साहब और अब्बास साहब में एक थोड़ा सा कोई कन्फ्रंटेशन हो गया। तो बात ये थी कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने लिखा था कि इंग्रिड बर्गमन को दुनिया याद करेगी, ग्रेटा गार्बो को लोग भूल जाएंगे। तो ग्रेटा गार्बो तो ह्यूज स्टार ऑफ हॉलीवुड, वर्ल्ड, इवन वर्ल्ड सिनेमा, बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत पैसे मिलते थे उनको। जो उस वक्त का $1 लाख का चेक मिला था ग्रेटा गार्बो को, वो चेक मैंने पेरिस के म्यूजियम में देखा है, मेरे आंखों से देखा है। ओह, द चेक इज प्रिजर्व्ड है। वो बैंक से लेके वो सब सिक्के, तो ग्रेटा गार्बो $1 लाख लिखा है उसमें। वो लोग 1 लाख नहीं बोलते, वो 100,000 बोलते। तो वो चेक मैंने देखा है। वो चेक मैंने सुना था जब मैं वॉज ए यंग मैन एट द एज ऑफ 23, 24, 25। तो वो साठे साहब मुझे कहानी बताते, तो उन्होंने, तो साठे साहब थोड़े स्टार वाले थे, अच्छे दोस्त थे। तो उनको बोले यार अब्बास साहब तुम क्या लिखते हो, ग्रेटा गार्बो को लोग याद करेंगे, इंग्रिड बर्गमन को कौन याद करेगा? तो बोला नहीं। तो उनका जो दोनों का डिस्कशन हुआ वो उन्होंने बताया। बाद में साठे साहब चेंज हुए, ही बिलीव कि वॉट अब्बास साहब टोल्ड हिम कि ये स्टार होते हैं ना, ये चमकते हैं, ये चमक खत्म हो जाती है, लेकिन जो एक्टर करता है, एक्टर, वो ध्यान में रहे, वो एक छोटा सा भी कुछ का जेस्चर पुश रहेगा, लोग याद करेंगे। इंग्रिड इज लाइक दैट। आज देखो इंग्रिड बर्गमन एवरीबडी नोस, ग्रेटा गार्बो कोई नहीं जानता। तो ये उनकी जो बहस होती थी ना, ये बहस मेरे लिए एक इट्स अ काइंड ऑफ वन लेसन फ्रॉम द बुक ऑफ सिनेमा। करेक्ट, हाउ टू लुक एट द थिंग्स। करेक्ट, ये दृष्टि साठे साहब, अब्बास साहब ने दी। करेक्ट। तो ऐसे उनका होता था। तो अब्बास साहब ने बाद में एक बहुत बड़ी बात अब्बास साहब ने की थी। उस वक्त गांधी जी ने एक स्टेटमेंट किया था, और बहुत वी ऑल रिस्पेक्ट गांधी जी। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि सिनेमा इज़ अ बैड थिंग, सिनेमा बुरी चीज़ है, वो बच्चों को बिगाड़ देती है, समाज को बिगाड़ती है। गांधी जी ने बोला था। तो अब्बास साहब बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो अब्बास साहब ने उनको एक खत लिखा, वो खत मेरे पास है। अच्छा। तो खत उन्होंने लिखा था, वो खत में उनसे ऐसे लिखा कि बापूजी आप पूरे देश के पिता हैं, अगर पिता कुछ बोलता है तो बेटे के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी पिता गलत भी बोलते हैं तो बेटे पे गलत, बेटा मानता नहीं, पिताजी ने बोला तो ठीक है। अगर पिताजी बोला कि सिनेमा बुरी चीज़ है तो बेटे बोलेंगे बुरी चीज़ है। तो बापूजी एक नया मीडियम हमारे हाथ है, हम यंग बच्चे, तभी वो 20-30 में होंगे, तो हमारे हाथ में एक नया खिलौना है, हम उसके जरिए ये सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। अगर आपने बोल दिया बुरा तो कौन आके देखेगा? तो आप ऐसा मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको 21 फिल्म की लिस्ट साथ में भेज रहा हूँ, उसमें से जितनी आपको पॉसिबल है उतनी फिल्में देख लिए। वो 21 फिल्म की लिस्ट है उसमें। और गांधी जी ने जब ये सब बोला ना, गांधी जी ने पूरी लाइफ में एक फिल्म देखी, वो भी आधी देख के बाहर आ गए थे, वो राम राज्य थी। वो भी पौराणिक फिल्म थी, वो कोई ऐसे हीरो वाला, कोई ब्लैक कुछ सोशल ऐसे कुछ नहीं था कि वो हीरो है, लड़की हो, छेड़छाड़ करे, ऐसे कोई कहानी नहीं थी। ये फिल्म देख के भी उन्होंने की बुरी चीज़ है। तो वो खत उन्होंने लिखा था। तो ये इस किस्म के लोग थे। ये सिनेमा की दृष्टि, पहला हमारे देश का एक ऐसा आदमी कि जिन्होंने मुझे दृष्टि दी सिनेमा कैसे देखना चाहिए, वो थे अब्बास साहब।
और फिर अब्बास साहब मेरे गुरु थे समीक्षा के, उनके सारे मैंने किताबें पढ़ी, उनकी समीक्षा निकाल निकाल के पढ़ी मैंने, कि वो लिखते थे ना वैसा कोई मराठी में तो कोई लिखता नहीं था, इंग्लिश में भी कोई नहीं। इंग्लिश में बाद में जब फिल्म फेयर में विक्रम सिंह एडिटर बने, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यू लिखते थे उस ज़माने में, तो उनका मैं पढ़ता था। तो विक्रम सिंह अगेन डिफरेंट पर्सन, कि वो ऐसे एडिटर थे। एक बार उन्होंने क्या किया था, अकीरा कुरोसावा हॉलीवुड जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो उनका जापान से फ्लाइट है, वो मुंबई में स्टॉप ओवर था और मुंबई से वो लंदन, लंदन से अमेरिका जाने वाले थे। तो कहीं से इनको, अभी उस ज़माने में तो कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं पता होने का भाई नहीं, जरिया नहीं है, लेकिन कहीं से उनको पता चला विक्रम सिंह को कि ऐसे से अकीरा कुरोसावा रहे मुंबई में 4 घंटे 5 घंटे जो भी उनका स्टे है। तो वो एयरपोर्ट, उस ज़माने कोई प्रॉब्लम नहीं था एयरपोर्ट में जाना, तो उनको जाके एयरपोर्ट पे मिले, उनका इंटरव्यू किया अकीरा कुरोसावा। तो ये पैशन हुआ करता, ये पैशन हुआ। संदीप मेरे लिए, मैंने कुछ, मेरे एक दोस्त ने कुछ गलत बोल दिया कि अशोक बता रहे कि वो ये संदीप कुलकर्णी जानता है, इसको जानता है। मैंने नहीं बेटा, मैं जानता, वो इतने बड़े लोगों को जानता, ये नहीं बता रहा हूँ। मैं उनके साथ में बैठा तो मैं उसका कुछ प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ, मैंने सीखा है। तो ये था कि मैं अब्बास साहब को मिला नहीं, लेकिन विक्रम सिंह, फिर इकबाल मसूद और चिदानंद दास गुप्ता, ये मेरे 4 गुरु हैं समीक्षा सीखने। ये उन्होंने मुझे समीक्षा क्या होती है, और उससे भी बड़ी बात ये कि समीक्षा लिखूं न लिखूं, बेटा सिनेमा कैसे देखते हैं, कला का, किसी कला का आस्वाद कैसे लेते हैं, ये सारा ये चारों ने मुझे सिखाया। और मैं वो फॉर्चुनेट वगैरह, आई डोंट लाइक टू यूज दोस काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन मैंने इतना कुछ मैंने ताकत कमाई कि उन लोगों ने मुझे साथ में बैठने का मौका दिया, और उनके साथ बैठ के मैंने सिनेमा डिस्कस किया। तो एक सवाल हमेशा उठता है कि क्रिटिसिज्म होता क्या है? मतलब क्रिटिसिज्म एक होता है कि आप गलतियां निकालो, या इसमें क्या बुरा क्या अच्छा वो बताओ। तो आपके हिसाब से क्रिटिसिज्म, या आप फिल्म को कैसे उसको इवैल्यूएट करते हो, कैसे उसको देखते हो? क्रिटिसिज्म का मतलब हमने गलत लिया है। जैसे हम मराठी में या हिंदी में बोलते हैं कि टीका शास्त्र, तो टीका का मतलब है किसी के बारे में बुरा बोलना, टीका करने मराठी में, या टीका यानी बुरी बात, गलतियां निकालना जो भी। इंग्लिश में भी क्रिटिक यानी क्रिटिसाइज जो बोलते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना यानी किसी को किसी सारी बुराई बताना, उसका मतलब ये नहीं होता है। और एक्चुअली उसका जो बेस है ना, वो आस्वादकता है। आप उसका रसास्वाद कैसे करते, किसी कला का रसास्वाद कैसे करते, अगर वो आप में है तो आप अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं। नहीं तो ये जो बाकी लोग लिखते हैं वो रिव्यूज़ लिखते हैं। रिव्यू और क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा फर्क है। आप उनको क्रिटिक बोलते हो, गलत है। दे आर नॉट क्रिटिक, दे रिव्यूअर्स। तो वो क्या करते हैं, अभी हमारे यहाँ तो मैं बहुत बार बोलता था, अभी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया बोलना, लेकिन क्या होता है कि अगर 800 वर्ड का लिखते हैं एक रिव्यू एक फिल्म का, तो 700 वर्ड तो पूरी कहानी बता देते, और बचते 100। उसमें फिर डायरेक्टर ऐसा है, फिर एक्टर ऐसा है, म्यूजिक ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, खत्म, 800 वर्ड खत्म हो गए। इसको रिव्यू नहीं बोलते हैं। जब मैंने जर्नल मैंने मास कॉम ने जाके मुझे इनविटेशन आने लगा कि सर आप ब्रिटिश सिखाने, पहले बार मुझे नरसिंह मुंजी कॉलेज में बुलाया। अभी मैं 35 साल से आई एम इनटू टीचिंग सिनेमा। तो उन्होंने मुझे ऐसे इन्विटेशन आया कि अशोक राणे किसी को बोला था कि ये बहुत अच्छा लगता है, आप इनको बुलाओ। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो बोला कि आपको एक फिल्म क्रिटिसिज्म पर एक लेक्चर देना है, हमारा जर्नलिज्म का कोर्स है, फिल्म क्रिटिसिज्म आपको एक लेक्चर देना है। तो मैंने बोला सर थैंक यू सो मच, मैं आऊँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। बोलो ना सर। तो आपने मुझे एक लेक्चर 1 घंटे का दिया है ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था और इन्विटेशन है और अभी उनसे बात कर रहा हूँ। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि समडे समबडी विल कॉल मी और मैं जाके भी क्रिटिसिज्म का लेक्चर देना, मैं टीचर बन जाऊँगा। ये मैंने बचपन में 2 चीज़ें तय की थी। बचपन में मैं टीचर नहीं बनूँगा, कॉलेज का प्रोफेसर भी नहीं बनूँगा, और गाड़ी नहीं चलाऊँगा। गाड़ी मैंने आज तक नहीं चलाई, लेकिन मैं प्रोफेसर बन गया और पॉपुलर बना, वो बात एक अलग है। तो इनका जब मैंने बोला कि मुझे सर और आप 1 घंटा दे रहे हैं और एक 4 घंटा मुझे दीजिए, तो मैं पूरे 5 घंटे का लेक्चर लूँगा। तो और मैं 4 घंटे मांग रहा हूँ, तो मैं अभी से आप फ़ोन पे बोल रहा हूँ कि इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आप वो 4 घंटे के मुझे पैसे मत दीजिए, वो 1 घंटे का जो भी आपका रेम्यूनरेशन आप मुझे दीजिए, 4 घंटे का मतलब। तो बोला सर वो रेम्यूनरेशन की बात छोड़, लेकिन 4 घंटे आपको क्यों चाहिए? तो मैंने ये पहली बार हो रहा है और मैंने बोल दिया, कोई तैयारी नहीं, ऐसा कोई आएगा तो मैं ऐसे बोलूँगा। तो आ गया तो मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि क्या बहुत कुछ देखा था,
बहुत कुछ समझा था, उसमें से आता है। तो मैंने बोला कि सर मुझे 4 घंटे इसके लिए चाहिए, क्रिटिसिज्म अगर मुझे सिखाना है, फिल्म का अगर क्रिटिसिज्म, तो पहले तो इतिहास बताना पड़ेगा ना। ये माध्यम क्या है, इसकी एक भाषा है, वो बतानी पड़ेगी। अगर आपको भाषा मालूम नहीं है तो आप क्या वो कहानी देखेंगे, कहानी के बारे में बोलेंगे, कहानी अच्छी बुरी, एक्टर अच्छा बुरा, इसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते, वो तो लोग रिव्यू में लिखते। अगर सच में क्रिटिसिज्म सिखाना है तो उसका इतिहास बताना पड़ेगा, वो पूरे माध्यम की पहचान करवानी पड़ेगी, उसकी एक भाषा है, उसके बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके होगा। सही दे दिया, मैं गया और मैंने तो बोल दिया। तो मैंने तो ये 91 की बात है, उसके पहले 1985 में मैंने फिल्म एप्रिसिएशन का एक कोर्स किया था फिल्म इंस्टीट्यूट में। तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट का मैंने जो कोर्स किया था, तो वो उस ज़माने में 6 हफ्ते का होता था, फुल डे 6 हफ्ते। सुबह 9 से 5 बजे तक लेक्चर्स होते थे, शाम को 2 फिल्में, ऐसे 6 हफ्ते चलता है। और संडे को छुट्टी होती थी। अगर जो लोग हॉस्टल में रहना, अगर उसको नहीं जाना तो संडे को भी वहाँ देख के फिल्म देखते थे। मैं तो वहीं बैठ के फिल्म देखता था, लाइब्रेरी से बहुत कुछ था। तो 6 घंटे में मैंने कुछ कर लिया। तो सुरेश छाबरिया वहाँ जो प्रोफेसर थे, जो जेवियर्स के थे, वहाँ पुणे चले गए। तो ही वॉज टू टीच हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। तो उन्होंने जिस तरह से हिस्ट्री मुझे सिखाई, तो बाकी सारे लोग, मैंने कभी नोट्स नहीं लिए, तो पूरा बैठ गया मेरे पास। बाद में उन्होंने कुछ किताबें बताई। तो एरिक रोडी की किताब है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। दैट वन बुक इज इनफ टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, जस्ट वर्ल्ड सिनेमा, Okay. वर्ल्ड सिनेमा एंड सिनेमा, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा बाय एरिक रोडे। और इतना ही नहीं कि ये माध्यम क्या है, इसकी भाषा क्या है, ये कैसे पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, सारी कहानी है उसमें। एवरीथिंग इज इन जस्ट वन बुक। तो वो मैंने पढ़ लिया था। तो ये अभी इन्विटेशन है, मैं गया। अभी इसका थोड़ा सा एक एनेक्डोट मैं आपको देना चाहूँगा कि ये हिस्ट्री मैंने कहाँ से बोला। तो जब हम लोग कुछ करते थे, हम यंग थे, कुछ काम कर रहे थे, हमारे कुछ दोस्त होते थे, उनको वो कि दिन भर लिखता है, पढ़ता है। तो मेरा एक दोस्त था, बेचारा कहीं पे छोटी नौकरी करता था। तो हम उसको मजाक में बहुत, वो ब्राह्मण लड़का था, तो हमको उसको बहुत मजाक, हाँ ब्राह्मणाचं कार्ट, ब्राह्मणाचं कार्ट, हम बहुत भटाचं कार्ट करके चिढ़ा देते थे उसको। तो वो बेचारा बहुत, उसमें वो कुछ भी नहीं बोलता था, कोई कुछ बोले बेचारा सुन लेता था। तो एक दिन मुझे उसके हालांकि कि अशोक मुझे तेरा हाथ देखना है। तो मैं किसी को हाथ नहीं दे, मुझे विश्वास नहीं, मेरे भविष्य मुझे कोई विश्वास नहीं, अगर कुछ होना हो जाएगा ना, मेरे को क्या करना है। तो वो बोला नहीं कि मुझे देखना है। तो मैंने उन्हें किसी को हाथ नहीं दिखा था, नहीं लेकिन मुझे देखना है। तो हम लोग, मैं कुछ लिखता था, नाटक करता था, कुछ बहुत सारी चीज़ें करता था, तभी पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो उसने मेरा हाथ देखा और चुप बैठा। तो मैंने बोला अभी तूने देखा है तो कुछ बोलना। तो बोला तुमने तो नहीं पूछा था, ये तो मैंने मेरी क्यूरियोसिटी के लिए, तू इतना कुछ कर रहे, तेरा आगे जाके क्या होगा, एक दोस्त के नाते मुझे ये था, तो मैंने देख लिया, तो मेरे लिए काफ़ी है। नहीं बोला ठीक है, देखा तो बोल ना। हाँ। तो फिर उसने बोला कि तू ये सब जो कुछ लिखता है, नाटक भी लिखता है, आर्टिकल लिखता है, कुछ देखता है, बोलता है, कुछ बहुत कुछ करता है, तू जब तक तू हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं करेगा ना, तब तक तेरी करियर शुरू नहीं होगी, तेरा नाम भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर से मैंने सुना, पागल, अभी हमने क्या था ना, हिस्ट्री हमारे लिए एक ही बात होती थी, शिवाजी और मुगल, इतने हमको मालूम था। हिस्ट्री वही होती, इतिहास मैंने वो मराठी की किताब से पढ़ा था, शिवाजी और मुगल की लड़ाई, ये इतिहास। या तो फिर थोड़ा सा दुनिया का, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड, ख़त्म, इतिहास ख़त्म हमारे लिए। इतिहास सच में क्या होता है पता नहीं था। ये हमारे एजुकेशन की सिस्टम है ना, इसकी गलती है। हमको ढंग से इतिहास नहीं बताया। तो मैं भी, मेरे जैसा आदमी पढ़ने वाला, मैं भी इतिहास वाला, अभी मैं शिवाजी का इतिहास लिखूँ तब जाके पॉपुलर होऊंगा। तो बोला वो मैं नहीं जानता, जब तक तुम इतिहास में कुछ काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, छोड़ दिया उसको। अभी जाके मैंने यहाँ इतिहास सीखा। और जैसे मैं वो क्लास में गया और मैंने हिस्ट्री ऑफ सिनेमा सिखाना शुरू किया, तो 1589 एक बड़ी किताब लिखी गई 1589 में, मैजिक ऑफ लाइट करके। ओके। 1589 वहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती सिनेमा की। ओह। तो वो किताब का मैंने रेफरेंस लेके, वो मैंने किताब पढ़ी नहीं आज तक, लेकिन वो किताब में क्या उसके बारे में पढ़ा है। तो वहाँ से हमने हिस्ट्री मैंने बताना शुरू किया। फिर जाके 16-17 सेंचुरी में मैजिक लैंटर्न का शो होता था। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिनेमा। किसी को मालूम नहीं था कि सिनेमा नाम की चीज़ की ये शुरुआत है। वो क्या था कि जिसको मूविंग पिक्चर्स बोलते हैं, वो एक मैजिक लैंटर्न होता था। मैजिक माने
जैसे वो लैंटर्न होता है ना, लैंटर्न, हाँ। मराठी में कंदील म्हणतो आपण, वो कंदील की जो कांच होती है ना, तो ये ऐसे कांच होती है, तो 8 कांच होती है उसमें। तो किसी के दिमाग में कुछ आ गया उस 16th सेंचुरी में, तो उसने क्या किया, उसमें पिक्चर ड्रॉ की वो हर कांच में, हाँ, और वो एक एक घुमाते गया, तो लाइट था अंदर, तो सामने की दीवार पे एक एक इमेज आ गई। उसका जो प्रोजेक्शन दैट आता वाज द फर्स्ट प्रोजेक्टेड इमेज मैन सो, Oh. दैट वाज द बिगिनिंग, That was in 16th century। 16th century। जब यहाँ शिवाजी वाजी हम लोग कर रहे थे, यूरोप में ये हो रहा था। Oh.